हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स द रूम। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मैट और केट है। हाल ही में इन्होंने एक घर खरीदा है जो कि इन्हें काफी सस्ता मिल गया था। इस घर में आकर ये दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। यह घर काफी पुराना था तो ये दोनों इसकी मरम्मत में लग जाते हैं। मैट घर के पुराने कबाड़ को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी उसे एक वॉलपेपर के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे की चाबी उसे उस घर के कबाड़ में ही मिल जाती है। वो दोनों उस चाबी से दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे के अंदर उन्हें खाली रूम मिलता है। तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। उसको ठीक करवाने के लिए मैट एक इलेक्ट्रीशियन को फोन करके बुलाता है। इलेक्ट्रीशियन घर के बेसमेंट में बहुत सारे वायर्स को अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए देखता है। वह मैट को बताता है कि ऐसा सर्किट बोर्ड उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और वह मैट को मना कर देता है और कहता है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वह मैट से कहकर जाता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि तुमने इस घर को खरीद लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे फ्री में भी नहीं लेता, क्योंकि इस घर के पुराने मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था। यह सुनकर मैट उस घर के बारे में थोड़ी रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस घर के पुराने ओनर को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा था। इसके बाद मैट घूमता हुआ उस सीक्रेट रूम में चला जाता है और वहाँ बैठकर ब्रांडी पीने लगता है। कुछ ही देर में उसकी बोतल खत्म हो जाती है और वह मनी मन कहता है कि काश एक बोतल और होती। उसके इतना कहते ही ब्रांडी की भरी हुई एक बोतल उसके सामने आ जाती है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इस सीक्रेट रूम में आकर जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तभी लाइट्स के टिमटिमाने की वजह से केट की नींद खुल जाती है। वह मैट को ढूंढते हुए उस सीक्रेट रूम तक आ जाती है। वह देखती है कि उस रूम में बहुत सारी नई नई चीजें भरी हुई हैं। वह मैट से पूछती है कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आई। मैट खुश होते हुए उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाता है और उसे बताता है कि ये सारी चीजें उसे इस रूम ने दी हैं। इस रूम में आकर किसी भी चीज की विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाएगी। केट को मैट की बात पर यकीन नहीं होता, फिर भी वह मैट के कहने पर $1,00,000 मांगती है और कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने $1,00,000 आ जाते हैं। इस बात से केट डर जाती है और वह उस रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उसे समझाता है कि हम इस रूम का यूज अपने एंजॉय के लिए करेंगे। हमारी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद वो दोनों पूरे दिन भर उस रूम से अलग अलग चीजें मांगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। उनके सामने बेशकीमती चीजों और पैसों का ढेर लग जाता है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि दुनिया की सारी बेशकीमती चीजें उनके कदमों में थी। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों की जिंदगी बड़े शौक मौज में गुजरती है। जो भी विश वो दोनों मांगते हैं वह रूम तुरंत ही उनकी उस विश को पूरा कर देता है। वो दोनों बहुत खुश थे, पार्टी कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। लेकिन इस जिंदगी से केट जल्द ही ऊब जाती है और उसे अपनी लाइफ में एक कमी खलने लगती है जो वह रूम भी पूरी नहीं कर सकता था। मैट उसके उदास होने की वजह को जान जाता है। वह केट से कहता है कि हमें बच्चे के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन केट उसकी इस बात से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके पहले से ही 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट के पास एक छोटा बच्चा है। जब मैट उस बच्चे को देखता है तो वह समझ जाता है कि केट ने यह बच्चा उस रूम से मांगा है और वह इस बात से काफी नाराज हो जाता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें मेरे से पूछे बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था। केट उसे समझाती है कि ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि उसे फिर से मिसकैरेज को ना झेलना पड़े और वो दोनों इस बच्चे के साथ काफी खुश रहेंगे। लेकिन मैट उसकी इस बात से एग्री नहीं होता। वह कहता है कि यह कोई बच्चा नहीं है, यह बस उस रूम के द्वारा बनाई गई एक वस्तु है और हमें इस बच्चे को तुरंत ही उस रूम को वापस कर देना चाहिए। मैट के काफी समझाने पर केट उस बच्चे को रूम को वापस करने के लिए मान जाती है। वो दोनों बच्चे को लेकर उस रूम में आ जाते हैं, लेकिन केट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बच्चे को वापस करने वाली विश को मांग सके, इसलिए वह बच्चे को मैट को दे देती है। लेकिन जब बच्चा मैट की गोद में आकर जोर जोर से रोने लगता है तो मैट का दिल भी पिघल जाता है और वह बच्चे को वापस से केट की गोद में डालकर चला जाता है और आखिरकार ये दोनों उस बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैट फिर से उस घर में हुए मर्डर्स की रिसर्च में लग जाता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने इस घर के पुराने ओनर्स को मारा था वह अभी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उस रिसर्च में उस आदमी का एक स्टेटमेंट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि यह काम उससे उस रूम ने करवाया था। मैट तुरंत ही उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि वह उससे उस रूम के बारे में और ज्यादा जान सके। हॉस्पिटल में मैट जॉन से मिलता है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि जो मर्डर्स उसने किए थे वह 45 साल पहले की बात थी। मैट उससे उन मर्डर्स की वजह और उस रूम के बारे में पूछता है। जॉन उसे बताता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। साथ ही वह उसे हिदायत भी देता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। इसके बाद मैट वापस आते वक्त एक फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है, लेकिन पेमेंट करने के लिए जैसे ही वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो वह
देखता है कि उसके सारे पैसे राख में बदल चुके थे। वह तुरंत ही घर पहुंचता है और घर में पड़े हुए नोट्स को खिड़की से बाहर फेंकता है। वह देखता है कि बाहर जाते ही सारे पैसे राख बन चुके थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए वह एक पेंटिंग को बाहर लेकर आता है और उसे आधा दरवाजे के अंदर और आधे हिस्से को दरवाजे के बाहर रखता है और देखते ही देखते दरवाजे के बाहर वाला हिस्सा राख में बदल जाता है। और अब मैट को समझ आ जाता है कि उस रूम से मिली किसी भी चीज को वो लोग इस घर से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाहर ले जाते ही ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। वह इस रूम की मिस्ट्री को जानने के लिए उस रूम की दीवार को तोड़ने लगता है। वॉल के अंदर उसे अजीब से वायर्स का जाल मिलता है जिसे समझना उसके लिए नामुमकिन था। तभी केट बच्चे को गोद में लेकर घर से बाहर जाने लगती है। मैट उसे उस बच्चे को बाहर ले जाने के लिए मना करता है, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती और बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है। बाहर आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसकी स्किन भी लाल पड़ने लगती है। मैट जल्दी से बच्चे को घर के अंदर ले आता है और जैसे ही वो दोनों अब बच्चे को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा अब एक 10-12 साल का बड़ा बच्चा बन चुका था। इसके बाद मैट केट को समझाता है कि इस रूम के द्वारा दी गई चीजों को हम इस घर से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी, फिर चाहे वह यह बच्चा ही क्यों ना हो। यह सुनकर केट को बहुत दुख होता है। वह अपने इस बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वह उसको घर के अंदर ही पढ़ाने लगती है। उसका नाम सॉन रखती है। उसे बाहर की दुनिया की नई नई चीजें सिखाने लगती है और साथ ही उसे बताती है कि वह उस घर के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक जर्म्स हैं जो उसे बीमार कर सकते हैं। एक दिन वह बच्चा खेलते खेलते मैट के आर्ट स्टूडियो में पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक से मैट वहां आ जाता है और बच्चे को डांटता है, जिससे बच्चे के हाथ से टॉय गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने अभी तक उस बच्चे को अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाया था, इसलिए वह उस बच्चे के साथ हमेशा बेरुखी से पेश आता है। उस रात उस बच्चे को वह मैप मिल जाता है जिसमें पूरे घर का नक्शा बना हुआ था। वह उस मैप को फॉलो करते हुए घर के बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर वह वायर्स का उलझा हुआ जाल देखता है। इसके बाद पूरे घर में लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। तभी मैट की नींद खुल जाती है और वह अपने सामने सही सलामत एक वैसा ही टॉय देखता है जो बच्चे के हाथ से गिरकर टूट गया था। मैट को सारा माजरा समझ आ जाता है। वह तुरंत ही केट को जगाता है और वो दोनों उस रूम के दरवाजे के पास आते हैं। जब वो दोनों दरवाजे को खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उस बच्चे ने रूम के अंदर एक अलग ही दुनिया बना ली थी और वहाँ पर अकेला ही खेल रहा था। केट को अपने बच्चे की इस हरकत पर बहुत प्यार आता है और वह बच्चे के साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट बच्चे की इस हरकत से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वह बच्चे को वहाँ से घसीटते हुए वापस घर के अंदर लेकर आता है। इस बात को लेकर मैट और केट के बीच बहस हो जाती है। तभी उस घर के फोन की घंटी बजती है। वह बच्चा फोन को उठा लेता है, लेकिन तभी मैट वहाँ आकर बच्चे के हाथ से फोन को छीन लेता है। दूसरी तरफ जॉन होता है और बच्चे के फोन उठाने की वजह से उसे पता चल जाता है कि इन्होंने उस रूम से एक बच्चा मांगा है। वह मैट को बताता है कि तुम्हें उस रूम से बच्चा नहीं मांगना चाहिए था। वहीं दूसरे वाले रिसीवर से कैट भी उन दोनों की बात को सुन रही थी। जॉन उसे बताता है कि वह बच्चा घर से बाहर तभी जा सकता है जब वह अपने क्रिएटर को मार देगा और तभी वह बाहर आकर नॉर्मल इंसानों की तरह जी सकेगा। वह मैट को यह राज भी बताता है कि वह खुद भी उस रूम से मांगा हुआ बच्चा ही था और इसीलिए उसने इस घर के पुराने ओनर्स को मारा था ताकि वह इस घर से बाहर जा सके। वह मैट से कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपनी वाइफ को मारकर उस बच्चे को बचा लो या फिर उस बच्चे को मारकर अपनी वाइफ को बचा सकते हो। यह बात सुनकर केट बहुत दुखी हो जाती है और वह गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। दरअसल वह कार का एक्सीडेंट करके खुद को मारना चाहती थी ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि खुद को मारना इतना भी आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वह बच्चा मैट से कहता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। इस पर मैट उसे बताता है कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम उस रूम से मांगे गए एक बच्चे हो। बाहर जाते ही तुम्हारी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी और तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। लेकिन जब वह बच्चा बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करता है तो मैट को गुस्सा आ जाता है और वह बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है, जिससे बच्चा बुरे तरीके से डर जाता है। यह देखकर मैट का दिल भी पसीज जाता है और वह बच्चे को कहानी सुनाकर सुला देता है और खुद भी उसके पास ही सो जाता है। जब केट वापस घर आती है तो वह उन दोनों को साथ में सोते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश कि वह मैट को अपने बिस्तर पर लाकर उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। उन दोनों की इस हरकत को वह बच्चा देख लेता है और अब उसके अंदर भी यह सब करने की इच्छा पनपने लगती है। जब वो दोनों सो जाते हैं तो वह उनके कमरे से बाहर के दरवाजे की चाबी को चुरा लेता है और जब उन दोनों की सुबह आंख खुलती है तो बच्चे को ढूंढते हुए मेन दरवाजे के पास आते हैं जो कि खुला हुआ होता है। तभी उनकी नजर दूसरे कमरे में सॉन पर पड़ती है, जब एक नौजवान
नौजवान लड़का बन चुका था। शॉन मैट पर गन तान देता है और उसे मारना चाहता है। शॉन के हाथ में गन देखकर मैट उस पर झपट पड़ता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी हाथापाई में केट गिरकर बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो वह अपने सामने मैट को देखती है। वह मैट से शॉन के बारे में पूछती है। मैट उसे बताता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और उस हाथापाई में उसे गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई। इस बात से केट बहुत दुखी हो जाती है और अब उसका इस घर में मन नहीं लग रहा था। वह मैट से इस घर को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मैट उससे कहता है कि इस घर में हमारे पास सब कुछ है, हमें यहीं रहना चाहिए। केट को मैट का यह बदला हुआ बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मैट उसके करीब आने की कोशिश करता है और केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। केट उसे खुद से अलग करती है और अब उसे समझ आ जाता है कि वह मैट नहीं बल्कि शॉन है, जिसने रूम से विष मांगकर खुद को मैट के जैसा बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ असली मैट को होश आ जाता है। वह पूरे घर में केट और शॉन को ढूंढता है, लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते। फिर वह उस सीक्रेट रूम के पास आ जाता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। वह जैसे तैसे दीवार को तोड़कर उस रूम के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर रूम के बजाय वह अपने जैसा एक और घर देखता है। यानी कि शॉन ने केट के साथ रहने के लिए उस रूम के जरिए उस घर की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी। जब वह उस घर के अंदर जाता है तो केट दो मैट को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। तभी वह उस बच्चे को उसके नाम से पुकारती है। शॉन नाम सुनते ही उन दोनों में से एक थोड़ा रिएक्ट करता है, जिससे केट को समझ आ जाता है कि कौन सा मैट नकली है और वह उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और असली मैट के साथ यहाँ से भाग जाती है और अपने असली घर में आ जाते हैं। और वो दोनों घर के मेन डोर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी शॉन उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और मैट को देखते ही उसको मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है। मैट उसको लेकर घर के बाहर की तरफ गिरता है, जिससे तेजी से शॉन की उम्र बढ़ने लगती है। वह वापस घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और देखते ही देखते शॉन बूढ़ा होकर जमीन पर गिर जाता है और राख में बदल जाता है। इस घटना के बाद ये दोनों उस घर को छोड़ देते हैं और जब तक एक दूसरा घर नहीं ले लेते तब तक के लिए एक मोटेल में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।